गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। अभी कौन सी क्लास हो चुकी है आपकी? हिंदी की हुई है अभी क्लास? ओके, हिंदी का कौन सा टॉपिक चल रहा है? आज परिपत्र और अधिसूचना का प्रारंभ है। अच्छा, वो अपना संक्षिप्तीकरण और पल्लवन उनको भी पढ़ाया जाता है या वो तो ऐसे ही कर लेते हैं खुद? उसमें भी टाइम देना पड़ता है सर को? अच्छा जी, उसमें क्या समझाएंगे? नहीं कि कॉम्प्रिहेंशन ही काफ़ी है, वो हो जाए, वो ग्रामर तो हो जाए, वो कॉम्प्रिहेंशन वाला। रटने वाली ज़्यादा है। हाँ, रटने वाली है ग्रामर तो, बस वो मेनली अपना वो रहता है उस चीज़। उसमें वैसे समझने का तो क्या ही रहता होगा कॉम्प्रिहेंशन वाले पल्लवन और संक्षिप्तीकरण वाले में, वो तो सीधा सीधा लिख देते होंगे। फॉर्मेटिंग भी क्या रहेगी उसमें, मतलब किसी भी चीज़ का संक्षिप्तीकरण करना है आपको तो जो लिखा है उसका एक शीर्षक बना दो। क्या शीर्षक आप लिख सकते हो? की पॉइंट्स पे हाईलाइट कर लो कौन कौन से की पॉइंट्स हैं, ठीक है, और उन्हीं की पॉइंट्स के आधार पे अपने वाक्य बनाते हुए 1/3 लिखना होता है। सबसे आसान काम होता था पहले जब छोटे से थे तो 8 लाइन होती थी, उनको 3 लाइन में लिखना होता था, तो उसी में से लिखना होता था सबसे आसान, क्योंकि आंसर तो दिया हुआ है, उसको छोटा लिखना है आपको। थोड़ा बहुत हो सकता है कि आप पल्लवन करो तो उसमें दिक्कत आए, क्योंकि वहाँ तो थोड़ा एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है। सुक्ति होती है तो सुक्ति का कोई दोहा होगा, कोई सूक्ति होगी, कोई शायरी होगी, पर्यायवाची शब्द कुछ ऐसा हुआ तो उसको एक्स्ट्रा करना पड़ता था। बट ठीक है, ये काफ़ी बड़ी बात है। आपका जैसे कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट जो है वो 70 मार्क्स का है, ठीक है। 5 तो ये हो गए, संक्षिप्तीकरण, पल्लवन, पत्र लेखन, प्रारूप लेखन और हिंदी टू इंग्लिश। याद है या नहीं है? और 20 का निबंध, इसी में आएगा 20 का निबंध, ठीक है। 70 नंबर कॉम्प्रिहेंशन बहुत हो जाता है। इसमें से आप अगर सही ढंग से करें कोशिश तो आराम से 45 से 50 नंबर ला सकते हैं, मे भी उससे भी ज़्यादा। और इतने नंबर आ गए तो वो बहुत बड़ी बात होती है, इतने ज़्यादा नंबर आना, ठीक है। चलो हम अपनी सब्जेक्ट में आते हैं। अपना कौन सा सब्जेक्ट है? ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग। कितने चैप्टर हैं? 3 चैप्टर हैं। आपने कितने पढ़ चुके हैं हम? 2। पहले चैप्टर का नाम अकाउंटिंग, दूसरे का ऑडिटिंग। याद हो गया क्या अकाउंटिंग होती है, क्या ऑडिटिंग होती है? अजीब सा लग रहा है नीचे खड़े खड़े हो गए। हाँ, तो ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग का ओवरव्यू में आप थोड़ा सा रिवाइज कर लो। एक तो लेखांकन है, लेखांकन करना, और अंकेक्षण जो लिखा है उसको फिर से रीचेक करना होता है, ये रहता है। तीसरा चैप्टर का नाम क्या है? बजट। बजट में भी 2, शून्य आधारित और निष्पादन बजट, ठीक है। निष्पादन बजट ये रहता है इसमें। फिर भी आपको बजट के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि बजट क्या शब्द है, क्या मतलब है इसका। बजट किस शब्द से निकल के आया है? बुगेटी, ठीक है, बुजेटी जो भी बोलना हो। और इसका मतलब क्या होता है? चमड़े का बैग, ठीक है, चमड़े का बैग या थैला। और होता क्या है कि जो भी साल भर का लेखा जोखा है, हाँ, वैसे हमारे यहाँ पे जो अपना इकोनॉमी का ईयर है, इकोनॉमिक ईयर, वो शुरू होता है आपका 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक का रहता है, ठीक है। ये रहता है अपना 1 अप्रैल से और 31 मार्च का। अब सरकार जो है 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च अगले साल तक क्या क्या काम करने वाली है, इसका लेखा जोखा किस में लिखती है? बजट में। मान लीजिए कि अभी बजट आया इस समय, तो बजट का नाम क्या होगा? 2023 और 24। जो अभी फरवरी में आया होगा वो सरकार का बजट 2023-24 के नाम से आया होगा, क्योंकि इसमें 2023 का 1 अप्रैल से लेके दिसंबर तक का और 24 का जनवरी से लेके मार्च तक का। और ये सब क्या होगा? पूर्वानुमान, ठीक है। इसमें कंफर्म नहीं है जो पैसा लगाया जाएगा वो उतना हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये सब किस पे आधारित है? पूर्वानुमान पे, ठीक है। और इसके अपोजिट बैक साइड में होता है अपना इकोनॉमिक सर्वे। वो किसका होगा? उसी दिन प्रस्तुत किया जाएगा, 22-23 का होगा, ठीक है। नॉर्मली होना तो चाहिए कि ये वाला जो डाटा होना चाहिए वो 31 मार्च नहीं, वैसे तो आना चाहिए अपना 31 मार्च तक का। पिछले 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च तक का आना चाहिए, लेकिन फिर भी वो तैयार करने में टाइम लगता है, तो दिसंबर जनवरी तक का डाटा आ पाता है। तो नॉर्मली 1 अप्रैल से लेके और दिसंबर के लास्ट तक का डाटा इसमें रहता है, ठीक है। तो ये पिछले साल का होता है, और इसमें फैक्ट जो होते हैं वो ओरिजिनल होते हैं,
ठीक है। इसमें जो घटित हो चुका है उन चीज़ों को लिखा जा रहा है, ये परफेक्ट चीज़ है। और इधर की साइड में जो होते हैं वो पूर्वानुमान होते हैं कि इतनी चीज़ें हमारे पास में आएंगी और इतना पैसा खर्च होने वाला है, ठीक है। जब बजट की बात करते हैं तो बजट को हम नॉर्मली 2 भागों में बांटते हैं। पैसा है एक्चुअली में बजट का मतलब सीधा सीधा, एक तो पैसा कहाँ से आया और कहाँ को गया, ठीक है, ये होता है नॉर्मली। और आय में भी अब सरकार, पहले तो क्या होता कि योजनागत और गैर योजनागत होती थी पहले डिवाइड, लेकिन अभी चेंज करके उसे कर दिया है कैपिटल, पूंजीगत आय और राजस्व आय, रेवेन्यू, ठीक है। इसे मैं उल्टा लिखूं, पहले रेवेन्यू लिख देता हूं तो आसानी रहेगी, रेवेन्यू और दूसरा कैपिटल। सेम व्यय भी 2 ही प्रकार का होगा, अपना रेवेन्यू वाला और एक साइड में अपना कैपिटल वाला भी व्यय होगा, ओके। इनको समझना ज़्यादा टफ नहीं है। रेवेन्यू वाला का मतलब ये हुआ, ये जो है रेवेन्यू वाला, ये पैसा ऐसा है जो आ गया तो सरकार के पास में आ चुका, उसके बाद में उसकी लायबिलिटी नहीं है। सरकार ने टैक्स लिया, वो पैसा आ गया, अब सरकार को उसे वापस नहीं करना है, ठीक है। सरकार ने टैक्स लिया, इसमें इनकम टैक्स भी होता है, जीएसटी भी होता है और बहुत सारे अलग अलग टाइप के टैक्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है। सरकार ने किसी राज्य को लोन दिया हुआ था, उस लोन के बदले में सरकार को ब्याज मिली, तो इसमें आ गई, उसको वापस नहीं चुकाना है सरकार को, वो तो सरकार की इनकम के रूप में होता है। इवन इफ कुछ प्रधानमंत्री जी कहीं विदेश में गए, वहाँ किसी ने कोई गिफ्ट दिया, वो गिफ्ट भी एक तरीके से आ गया, वो चुकाना नहीं है। तो ऐसी चीज़ जो एक तरीके से लायबिलिटी नहीं जनरेट कर रही है, उनके पास में एक परमानेंट रिसोर्स के रूप में है, उन्हें वापस से नहीं देना है, ओके। और कैपिटल इनकम वाले में क्या होता है कि ये जो पैसा लिया है, ठीक है, ये आपको चुकाना पड़ेगा आने वाले टाइम पे। मान लीजिए सरकार ने लोन ले लिया किसी भी से भी, IMF से लोन ले लिया, किसी विदेशी देश से लोन ले लिया, जापान से लोन ले लिया, तो इस पे कुछ ना कुछ परसेंटेज रहता होगा, 2% 5% का ब्याज दर चलती होगी। ये लोन भी चुकाना है और इसकी ब्याज भी चुकानी है सरकार को, ठीक है। तो ये कैपिटल होता है। कैपिटल नॉर्मली लॉन्ग टर्म का होना चाहिए तो बेटर रहता है, ठीक है। लोन ले लिया, उसके अलावा और क्या चीज़ हो सकती है? डिसइन्वेस्टमेंट को भी आप इस कैपिटल वाले में ही शामिल कर लोगे, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसमें भी आपका एसेट जो है वो ख़त्म हो रहा है प्रॉपरली। आपने उस कंपनी में पहले शेयर थे 80% 90%, अब उसमें से आपने 10% 20% हटा करके और किसी प्राइवेट कंपनी को बेच दिए, रुपए तो आया लेकिन आपका शेयर जो है वो ख़त्म हो चुका है उसमें से, तो ये परमानेंट तरीके से गया है इसमें। तो कैपिटल में ऐसे जो है वो इनकम जो आपको लायबिलिटी के रूप में आगे चुकानी पड़ती है एक तरीके से, ठीक है। और सेम इधर होगा रेवेन्यू। रेवेन्यू यानी व्यय, खर्चा, ऐसा खर्चा जो गया तो गया, उसके बाद में आने के कोई चांस नहीं है, ठीक है। सैलरी देनी है सबको, वो अपना खर्चा सबसे बड़ा खर्चा ही रहता है ये, ठीक है। सैलरी देनी है, डिफेंस में खर्चा करना है, ठीक है, तो वो अपना ये हो गया। और बताइए क्या हो सकता है? सब्सिडी, सब्सिडी बिल्कुल सही है, सब्सिडी इसी में आएगा, ठीक है। एंड योजनाओं में जितनी भी स्कीम्स हैं, मनरेगा होगा या कोई भी घर बनाने की योजना होगी, ठीक है, उज्ज्वला योजना होगी, सब में जितना भी पैसा दिया जाएगा वो स्कीम्स में और सब्सिडी में आएगा। और ये पैसा एक बार खर्च हो गया तो गया, दोबारा आने का कोई चांस नहीं। और कैपिटल वे में ऐसा पैसा जो लगाने के बाद में आने वाले समय पे इनकम हो सकती है, ठीक है। मान लीजिए कि सरकार ने रोड बनाए, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट लिख देता हूँ, सब कुछ शामिल हो जाएगा, रोड, रेलवे, एयर ब्रिज एंड वाटर ब्रिज जो भी है। तो सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया तो आने वाले समय पे उसमें टोल कलेक्शन होने वाला होगा, तो वो फ़ायदेमंद रहा। सरकार ने डिफेंस की सैलरी तो यहाँ पे आएगी, डिफेंस के लिए अगर राफेल खरीदे, ठीक है, तो वो भी अपने आप में कैपिटल में ही गेन कर लिए जाते हैं, ठीक है। इनिशियल टाइम में तो वो राफेल रेवेन्यू हो गया, लेकिन धीरे धीरे वो यूज आने वाला है, उसके बदले में हमें फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो ये रहेगा। उसके अलावा किसी को लोन दे दिया, ठीक है, किसी भी राज्य को लोन दे दिया तो वो भी किस में आ जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। वैसे इस टॉपिक का उद्देश्य ये तो है नहीं, फिर भी एक बार रिवाइज होना चाहिए चीज़। बजट के 2 पार्ट, एक अपना इनकम और एक अपना एक्सपेंडिचर, ठीक है। इन दोनों को भी 2 पार्ट में बांटेंगे, एक तो रेवेन्यू, एक कैपिटल,
इधर भी रेवेन्यू एंड इधर कैपिटल। रेवेन्यू ऐसा पैसा जो आ गया सरकार के पास में, तो सरकार का खुद का हो गया है वो, ठीक है, वो उसकी लायबिलिटी नहीं रही उस चीज़ में। सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है रेवेन्यू में? टैक्स रहता है, ओके। या आपने किसी को लोन दिया होगा तो उसके बाद में जो उसका इंटरेस्ट आ रहा है वो रहता है, और या कहीं से आपको ग्रांट्स मिले हैं तो वो भी इसमें शामिल हो जाता है। कैपिटल में ऐसा पैसा जो आपने लिया है और वापस चुकाना पड़ेगा, लायबिलिटी आपकी, ठीक है। इनकम में तो आपने कहीं से लोन लिया है तो वो रहेगा इसमें, ओके। तो ये रहता है कैपिटल में। एंड इधर की साइड में खर्चा ऐसा एक बार में गया तो वापस नहीं आने वाला है, तो इसमें आपका सैलरी हो गया एंड सब्सिडी और स्कीम्स में जितना भी खर्चा हो रहा है वो रहता है। और एक कैपिटल वाला, इसमें आपने जो पैसा खर्च किया है वो आने वाले फ्यूचर में काम आने वाला है, ठीक है, या आपको रिटर्न देने वाला है उसमें, ओके। तो ये रहता है। अगर मैं थोड़ा सा डाटा का समझने की कोशिश करें, वैसे तो आपको खुद को निकाल के बताना पड़ेगा मुझे। बजट 2022 और 23 और 24, ठीक है। सरकार ने एक फाइनेंशियल शीट दी होगी, लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया होगा, जब हम पढ़ रहे हैं ना वो कंटिन्यूस वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया होगा, 1 पेज का दिया होगा। उसमें उसकी इनकम लिख रही होगी, कोई ढूंढ के बताओ कितनी है, 30 लाख करोड़ के आसपास है या कितनी है? एक सीट होगी, वो सीट निकाल लो आप कोई भी। चलो मैं निकाल के देता हूँ बजट, आप भी ट्राई करो। उसे क्या है, मैं बस इसलिए बता रहा हूँ तो कि आपको इंडिया की इकोनॉमी का जस्ट आइडिया हो जाएगा। यहाँ लेक्चर का उद्देश्य में वो नहीं है, बट वो आइडिया हो जाए तो बेटर है। ओके, मेरे पास में है ये डाटा। बजट को मैंने 35 लाख 2021 टोटल इसमें बोला है इन्होंने, इनकम जो है टोटल रिसीप्ट है वो 45 लाख की है, अनुमान लगाया उन्होंने 2023 45 लाख करोड़ की। कितना? 45 लाख करोड़। और इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं इस 45 लाख करोड़ को, तो इसके 2 भाग बताए उसने, एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट है, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, और एक कैपिटल रिसिप्ट है। रेवेन्यू रिसिप्ट का उन्होंने लिखा है 26 लाख करोड़। कितना? 26 लाख करोड़। और कैपिटल रिसिप्ट का लिखा है उन्होंने 18 लाख करोड़। तो ऑलमोस्ट 45 लाख के आसपास है, 44 या 45, क्योंकि मैंने पॉइंट वाइज नहीं लिखा है पूरा, ओके। दूसरा, जितना आया है उतना ही खर्च करती है सरकार, ठीक है, क्योंकि वो इधर की साइड में इनकम पहले से ही डिसाइड कर लेती है कितना लोन लेना है, कितना लोन नहीं लेना है, पहले डिसाइड कर लेती है लोन वाली चीज़ को। तो जितना आया है उतना ही वो खर्च करती है। तो टोटल एक्सपेंडिचर भी अपना 45 लाख करोड़ ही है, 45 लाख करोड़। इसके 2 भाग हैं। अपना रेवेन्यू, ये इसमें इन्होंने दिया है क्या? दिया है सर, रेवेन्यू 35 लाख करोड़। रेवेन्यू का 35 लाख करोड़ का है खर्चा, और अपना इधर कैपिटल वाला 10 लाख करोड़ के आसपास में, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हो कि ये जो आपको डाटा बताया जा रहा है उसका मतलब क्या है। इकोनॉमिक्स थोड़ी बहुत पढ़ी है क्या? कितनी जीडीपी है इंडिया की अभी एज ऑफ नाउ? अरे ग्रोथ नहीं पूछ रहा हूँ, जीडीपी बताओ। 3.3 हो गई है, हैं? 3.3 ट्रिलियन डॉलर। इसे रुपए में कन्वर्ट करके बताओ। नहीं मतलब नॉर्मल सा सवाल है, इसे कन्वर्ट करो, कौन सी बड़ी बात है। चलो 3 ट्रिलियन को कन्वर्ट करो पहले आप, 3 ट्रिलियन को ही। 8 3 24, ठीक है, 24। उसके बाद में हाँ ये आपका हो जाएगा 240 लाख करोड़। और इसे मैं और थोड़ा सा आगे कर देता हूँ तो 260 लाख करोड़, इतनी इंडिया की जीडीपी है, ठीक है। कैसे हुआ है थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। उस दिन भी मैंने बताया था ट्रिलियन कितना होता है, 1 ट्रिलियन बताया था मैंने। 10⁻⁴ बिलियन होता है 9 एंड 12 होता है ट्रिलियन, ठीक है, 10⁻12। और ट्रिलियन को अगर मैं नॉर्मल डायरेक्ट हिंदी में बोलता हूँ तो मैंने बिलियन को तो बोला था 1 अरब, 1 अरब इक्वल टू 1 बिलियन, इतना बोला था। और 1 अरब की जगह मैं 10 अरब करता हूँ, उसके बाद में
1 खरब करता हूँ और फिर अपना 10 खरब आता है। 10 खरब जो है वो 1 ट्रिलियन के बराबर है। ओके, और ऐसे हम खरब में चेंज करेंगे तो वही चेंज होकर के 26 खरब के आसपास में आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये 26 खरब हो जाएगा ना, 1 ट्रिलियन से डायरेक्ट 8 3 24 ऐसा करके आ जाएगा। हाँ, 26 खरब के आसपास में आ जाएगा आपका। तो अब एक चीज़ देखो, आपका ऑल इंडिया की जीडीपी कितनी है? 260 लाख करोड़। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक कंपैरिजन और कर देता हूँ मैं, चाइना, इंडिया एंड अपना यूएसए की जीडीपी जो है वो करीब करीब 22 ट्रिलियन डॉलर के आसपास में है। ठीक है, 22 ट्रिलियन डॉलर के आसपास में। हाँ, अभी 22-23 इतनी है, उनका ग्रोथ ज़्यादा नहीं होता है, वहाँ का ग्रोथ 1 और 2% होता है। ठीक है, चाइना ऑलमोस्ट 16-17 के आसपास में है, 17 ट्रिलियन डॉलर के आसपास में है। ठीक है, 17 ट्रिलियन डॉलर। और इंडिया कितना हुआ? 3.5 भी मान लेते हैं एक बार को एवरेज में। सरकार का टारगेट 2025 तक या 24 तक 5 ट्रिलियन डॉलर का, बट हो नहीं पाएगा वो। ठीक है, वो होना अभी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो कंपैरिजन करो, चाइना हमसे कितना आगे? 6 गुना, कम से कम 5 से 6 गुना। ठीक है, और यूएसए हमसे 7 गुना के आसपास में हमसे आगे है। और सबसे बड़ी चीज़ वही है कि पैसा जहाँ है वो पैसा ही सब कुछ दिखाता है। जहाँ पे इकोनॉमी है वहीं पे एम्पायर है, वो डेवलपमेंट। अब यूएसए सबसे ज़्यादा पैसा वाला है तो यूएसए चल रहा है। धीरे धीरे अब चाइना भी उस तरीके की स्ट्रेटजी अपनाने लग गया कि यूएसए विचलित हो चुका है। तो एक पॉइंट में क्या बता रहा था, 260 लाख करोड़ में से कितना सरकार के पास में आ रहा है? 45 लाख करोड़। लेकिन 45 लाख में से तो ओनली कितना था? पहला जो रिसिप्ट था, रेवेन्यू रिसिप्ट था, वो कितना था? 28 था, आई थिंक 28 था ये पहला वाला जो मैंने बोला था। 28 बोला था ना? 28 एंड 18 था। यस, हाँ, 27-28 जो भी मानना है। ओके, इसमें से चलो मैं 26 मान रहा हूँ, 26 ही उसमें लगा। तो 26 लाख करोड़ जो है वो अपना किसके थ्रू आया है? टैक्स के थ्रू आया है। तो ऑलमोस्ट जितना सरकार का जीडीपी है उसका 10% के आसपास में किसके थ्रू आ रहा है? टैक्स से आ रहा है। ठीक है, उसके बाद का जो लिया गया है वो कहीं ना कहीं से लोन लिए जा रहे होंगे या कहीं से ग्रांट ली जा रही होगी, उस तरीके से रहने वाला होगा। वो तो अपना कैपिटल रेवेन्यू रिसिप्ट है, तो वो तो आपको वापस चुकाना पड़ेगा सरकार को, वो तो लायबिलिटी है। टैक्स कितना आ रहा है? इतना आ रहा है, 26 लाख करोड़ का। अब बजट का उद्देश्य क्या हुआ टोटली? चलो टोटली मैं आपको बोलूँ कि 45 लाख करोड़ आ गए। अब इसका उद्देश्य क्या है? इस 45 लाख करोड़ को खर्च कैसे करना है? ये जो इनकम आई है इसको खर्च कैसे करना है? और खर्च के भी मैंने 2 तरीके बताए थे, या तो आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर सकते हो या आप अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकते हो। कैपिटल वाला आपको वापस बाद में रिटर्न देगा, रेवेन्यू वाला एक बार खर्च हो गया तो गया, उसके बाद में आने वाला नहीं रहेगा। इसमें होता क्या है बजट बनाने के टाइम पे? बजट की डेट कौन सी है? बजट कब बनाया जाता है? 1 फरवरी को आता है ना? 1 फरवरी को तो आता है। तो 1 फरवरी 2023 को बजट प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अब ये बजट बनाने की एक प्रक्रिया जो रहती है वो ऐसा रहता है। नॉर्मली हमारी सरकार के बहुत सारे मंत्रालय हैं, अलग अलग मंत्रालय, जैसे कि नाम बताओ। और बताओ, चलो। ग्रामीण विकास, पंचायती राज, महिला शिशु एवं स्वास्थ्य विकास, शिक्षा का नाम क्या है? HRM, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। शिक्षा विभाग हो गया। हाँ, और भी करीब करीब 25 विभाग होंगे, 25 डिपार्ट मंत्रालय हैं। ठीक है, 25 मंत्रालय हैं। अब इन मंत्रालयों में सब में एक एक मंत्री होंगे, या तो मंत्री होंगे, नहीं तो उनके साथ में उनकी सहायता करने वाले उप मंत्री होंगे। मंत्री के साथ में इधर की साइड में आईएएस अधिकारी होंगे। एक मंत्री होता है तो उसके साथ में एक सचिव भी होता है, आईएएस अधिकारी होता है नॉर्मली। यहाँ पे भी राजस्थान लेवल पे भी आईएएस आरएस से प्रमोट होकर पहुँच गए होंगे या डायरेक्ट आईएएस आए होंगे, वो रहते हैं। तो यहाँ पे सचिव रहते हैं ये। ठीक है, अब हर मंत्रालय का काम है कि योजनाएं बनाओ, आप अपने हिसाब से योजनाएं बनाओ। मान लीजिए कि सबसे इम्पोर्टेंट योजना है जैसे उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना। और कोई योजना बताओ। घर वाला कौन सा है? प्रधानमंत्री नहीं, हर घर का तो नहीं। अरे प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, तो ऐसे और भी 1 आध 2 होंगे, जैसे मनरेगा योजना। ठीक है,
मान लीजिए मनरेगा वाला योजना जो है वो पंचायती राज विभाग बनाती है, ठीक है, पंचायत राज मंत्रालय जो है। अब नॉर्मली इसकी प्रोसेस जो शुरू हो जाती है बजट बनाने की, वो अक्टूबर के आसपास में शुरू हो जाती है, अक्टूबर और नवंबर में जब प्रोसेस शुरू होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट मंत्रालय है वित्त मंत्रालय, ठीक है। ये वित्त मंत्रालय सभी मंत्रालयों को बोलता है कि आपकी जो जो डिमांड है आप हमें भेज दो, आप क्या क्या योजनाएं इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और कितना पैसा आपको हमसे चाहिएगा, ये पूरा हमारे पास में भेज दो। सब मंत्रालय अपने अपनी डिमांड भेजते हैं। मान लीजिए मनरेगा के लिए उन्होंने बोला कि 70,000 करोड़ रुपए हमें चाहिए, पंचायत राज विभाग ने बोल दिया और उनके पास फाइल पहुंचा दी। अब थोड़ा बहुत ये वित्त मंत्रालय रिसर्च करता है और लगता है कि हमारा पैसा कितना आ रहा है, कितना खर्च करना चाहिए, कितना हम किस सेक्टर को देने पे प्रायोरिटी रखना चाहिए। वो प्रधानमंत्री का निर्देशन भी रहता है कि किस सेक्टर को थोड़ा प्रायोरिटी देनी है। इस बार हर बार रहता है कि इस बार कृषि को दे देना है एक्स्ट्रा, इस बार इंडस्ट्री को प्रायोरिटी दे देनी है। तो मेन कौन रहा? वित्त मंत्रालय। ये वित्त मंत्रालय इन सभी विभागों से जो भी अनुशंसाएँ आई हैं उन अनुशंसाओं को चेक करता है, ठीक है, और फिर उसके बाद में फाइनल ड्राफ्ट बनाना तैयार करता है बजट का। और ये शुरू हो जाता है आपका ऑलमोस्ट दिसंबर के लास्ट में, ठीक है। दिसंबर के लास्ट में फिक्स डेट नहीं है, या हो सकता है दिवाली के जस्ट बाद में। तो ये करीब करीब 50 दिन का कार्य चलता है। सबसे पहले दिन जिस दिन बजट बनाना शुरू करते हैं, 1-1.5 महीने तो कम से कम चलता ही है। उस दिन हलवा सेरेमनी रखते हैं वो, ठीक है, मीठा खिलाते हैं सबको, कुछ अच्छा करते हैं वो, तो मीठा। एंड देन फिर वो 50 दिन भी उसी मंत्रालय के अंदर ही बैठे रहते हैं, उन्हें बाहर नहीं निकले दिया जाता है। जो भी कर्मचारी काम करने वाले होंगे, जो भी जितने भी ऊपर से अनुशंसाएँ आएंगी, उनका कितना कट करना है, कितना देना है, ये सब फिर बजट का द्वारा 40-50 दिन में प्लान किया जाता है। देन फिर वो 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो ये बजट की प्रोसेस रहती है कम्प्लीटली, ओके। ये अपना बजट का वो है। बाकी अपना सिलेबस में क्या लिखा हुआ है? शून्य और निष्पादन, ठीक है। अब ये कोई खास बात है नहीं। निष्पादन का मतलब है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस मतलब कोई ऐसा बजट जो लक्ष्य आधारित हो, ठीक है। सरकार ने लक्ष्य बना लिया कि इस बार हमें कृषि क्षेत्र पे ही पूरा फोकस करके बजट बनाना है और हमें 1 साल में इतना टारगेट रखना है, कृषि सेक्टर को वहाँ तक पहुँचाना है। तो उसको अगर एक सेक्टर को या कोई एक लक्ष्य डिसाइड किया करके बनाया जा रहा है तो वो कौन सा होता है? निष्पादन बजट। और शून्य बजट में कुछ भी खास नहीं होता। पिछले वाला जो बजट है उसमें भी कुछ अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, मान लीजिए नरेगा के लिए उन्होंने 70,000 करोड़ की जगह 60,000 करोड़ दिए, ठीक है, और उसमें से खर्च ही नहीं हो पाए, 50,000 करोड़ हुए, तो ये 10,000 आगे एक्सटेंड नहीं करना है एक तरीके से। मतलब पिछले वाले बजट को भूल जाओ, अब हम नए तरीके से नया बजट लेके आ रहे हैं। बस कि पिछले वाले में क्या हुआ उसे भूल के शून्य कर देंगे, आज की तारीख से सब नया बजट रहेगा। पिछले वाले में घाटा भी हुआ होगा, पिछले वाले में कुछ पैसा जो है बच भी गया होगा, तो उसको भूल के पूरा का पूरा नया बजट रहता है। इसमें ये रहता है। आप अपने नोट्स में देख लीजिए कुछ। ओके, निष्पादन बजट से शुरू कर दिया है। चाहे बजट के बारे में कुछ बता तो रखा होगा मैंने। नोट्स दिए क्या? ले लेना इनसे नोट्स। ये रहा बजट। बजट की उत्पत्ति जो है वो फ्रांसीसी शब्द बोगेटी से हुई है, ठीक है। एंड इसका मतलब होता है चमड़े का बैग। वार्षिक वित्तीय विवरण, हाँ ये पॉइंट आपका रह गया था, तो बताइए वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल नंबर 112 है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 112 के तहत जो है वो राष्ट्रपति की अनुमति से बजट जो है वो संसद के अंदर प्रस्तुत किया जाता है। बजट किसी एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित आय एवं व्यय का विवरण होता है, जिसे विधायिका में प्रस्तुत एवं विधायिका द्वारा स्वीकृत करके वैधानिक दस्तावेज बना दिया जाता है। एक पॉइंट क्या है? अनुमानित। अनुमानित क्यों है ये? आकलन होता है। क्योंकि कंफर्म नहीं पता है ना, हम अनुमान लगा रहे हैं कि इतना पैसा आ सकता है और इतना हम खर्च कर सकते हैं। ये आने वाले फ्यूचर के लिए तो प्रेडिक्शन ही है कम्प्लीटली, बट होता उतने के आसपास ही है, 2-5% ही अंतर आता है, ठीक है। अब कोई महामारी आ जाए तब की बात अलग है, लेकिन नॉर्मली कंडीशन में वही बराबर में रहता है 2-5% में। बजट के प्रकार हैं, सरकारी बजट है और व्यवसायों के बजट हैं। बजट तो आप भी बनाते होंगे, आपके घर वाले भी बनाते होंगे कि हमारे महीने का इस साल, मान लीजिए कि अगले महीने ये जो महीना चल रहा है इसकी मतलब आपके घर वाले सोचते होंगे कि 50,000 रुपये आने वाले हैं, तो फिर आप पहले ही प्लान कर लेते होंगे हमारा रेंट इतना का चला जाएगा,
पेट्रोल में इतने खर्चे हो जाएंगे, बच्चों की पढ़ाई में इतने खर्चे हो जाएंगे, तो पहले वो बजट बना के चलते हैं, तभी जाके वो पैसा बचा सकते हैं। 2-5 हज़ार अगर रुपए बचाने हैं तो बजट बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा उन्हें, ठीक है। तो सरकारी बजट होते हैं, मध्यक्रम बजट होता है, आउटकम बजट होता है, जेंडर बजट होता है, निष्पादन बजट होता है, शून्य आधारित। इन्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं, वैसे तो और 50 प्रकार होते हैं बजट के, कोई भी नाम से लिख लो। जेंडर बजट, जेंडर पे ध्यान रखते हुए बजट बनाया गया तो जेंडर बजट होता है। आउटकम वही प्रॉब्लम है। नॉर्मली अपने को क्या पढ़ना है, निष्पादन एवं, और ये भी बजट ही है। व्यवसायों में बजट बनाए जाते हैं, नाम याद कर लेना, समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बाई चांस पूछ ले कि व्यवसायों वाले बजट, तो स्थिर बजट, लोचशील बजट, मास्टर बजट, कैश फ्लो बजट, वित्तीय बजट, ऑपरेटिंग बजट, ये रहते हैं, ठीक है। ये बेसिक चीज़ समझ में आ गई। और हमें कौन से पढ़ने, निष्पादन एवं शून्य आधारित। अब एक एक करके परिभाषा देख लेते हैं। ये निष्पादन बजट यानी परफॉर्मेंस के बेस पे आधारित बजट। जब कार्य के परिणामों को आधार मानकर बजट की प्रक्रिया निष्पादित की जाए तो उसे निष्पादन बजट कहते हैं। इसे लक्ष्य उन्मुखी बजट भी कहा जाता है, क्योंकि संसाधनों का आवंटन उद्देश्यों को प्रधान मान करके किया जाता है। आपका क्या टारगेट है, इस आधार पे ही पैसे दिए जाएंगे। टारगेट अगर आपका कृषि सेक्टर को डेवलप करने का है तो उसके आधार पे ही आपको दिया जाएगा। पहले ही एक लक्ष्य डिसाइड कर लेंगे कि हमें 1 साल में उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, अगर उस लक्ष्य के आधार पे करना। बाकी परफॉर्मेंस बजट ही प्रस्तुत किए जाते हैं आजकल सब जगह, क्योंकि नरेगा की योजना में भी परफॉर्मेंस ही देखी जाएगी आपकी 1 ईयर के बाद में। हर साल आपका लक्ष्य रहता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी लक्ष्य दिया जाता है कि इस साल में हम 1 करोड़ घर बना के देंगे, तो वो भी परफॉर्मेंस बजट का हिस्सा हो गया एक तरीके से। इस बजटिंग की शुरुआत यूएसए में हूवर आयोग के सुझावों पर यूएसए के राष्ट्रपति ट्रूमैन के द्वारा की गई थी। भारत में निष्पादन बजट की शुरुआत 1958 से की गई थी और उसको सिफारिश की थी प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा, ठीक है। इसने सिफारिश की तो निष्पादन बजट शुरू कर दिया और आजकल निष्पादन बजट होता है। ये 2 पॉइंट हैं, क्या लाभ हैं और क्या दोष हैं। अगर 2 नंबर में 5 नंबर में पूछे तो देख लेना। अच्छा, एक सवाल ये पे जो है, ओनली 3 पेज हैं इसमें पूरे में, ठीक है। और 3 पेज में से मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि 2 नंबर का या 5 नंबर का सवाल बन जाएगा आपका। तो सबसे प्रेडिक्टेबल जिसे हम बोल सकते हैं कि इन 3 पेजों में से सवाल बनने वाले हैं, तो ये रट लेना, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो रट तो लेना ही हर चीज़ हर कंडीशन में, ओके। क्योंकि 5 नंबर और 3 पेजों में से बन रहे हैं, ऐसा आरपीएससी का शायद ही कोई पेपर होगा जिसमें ऐसा हो जाए आसानी से, ओके। और क्लियर इतना ही रहेगा, आप पुराने ईयर्स के क्वेश्चन उठा के देखेंगे ना, तो वो निष्पादन बजट की परिभाषा पूछ रहा होगा, उसके फायदे पूछ रहा होगा, उसके दोष पूछ रहा होगा, उसके अलावा तो कुछ पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि टॉपिक उतना दिया है उसने, ठीक है। इसमें खर्चे की बजाय खर्चे के उद्देश्य पे जोड़ दिया जाता है, ठीक है। अगर उन्होंने टारगेट रखा है कि 1 करोड़ घर बनाने हैं, तो अब उसमें भले कितना भी खर्चा हो, उसमें मेन उद्देश्य क्या रहेगा कि उसका उद्देश्य क्या है खर्चे का। 1 करोड़ घर बनाना प्रायोरिटी है, ना कि उस पर खर्चा कितना हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए सरकार ने टारगेट रख लिया कि अगले 1 साल में हमें कोविड के 2 करोड़ वैक्सीनेशन या 100 करोड़ वैक्सीनेशन का टारगेट है। अब सरकार को भले कितना भी पैसा खर्च करने पड़े, लेकिन वो जो है वो टारगेट पे फोकस रखेंगे, ना कि कितना खर्च हो रहा है। सरकारी नीतियों का इसमें क्लियरिटी रहती है, ट्रांसपेरेंसी रहती है और एफिशिएंसी रहती है। ये 3-4 शब्द हैं, कहीं पे भी चेप देना आप। एक है ट्रांसपेरेंसी, एक है अकाउंटेबिलिटी, ओके, एंड एक है पी नहीं, पार्टनरशिप होता है ये। आपने डेमोक्रेसी से रिलेटेड जो शब्द आते हैं ना, ट्रांसपेरेंसी एक होता है अपना जो ट्रांसपेरेंसी क्या बोलेंगे हिंदी में, पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी, ओके, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, एंड पार्टनरशिप मतलब सहभागिता, ठीक है। ऐसे ही एफिशिएंसी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी, ठीक है, ई गवर्नेंस। ऐसे 7-8 शब्द हैं जो आप हमेशा रट के रखना, कहीं पे भी कोई भी योजना हो, कोई भी स्कीम हो। अब उसे पूछ लिया ना कि इस सरकारी योजना का क्या फ़ायदे रहेंगे, तो ये सब फायदे तो आपको गिनाने हैं हर कंडीशन में, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना आपको, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड पार्टनरशिप वाला, ठीक है। ये पॉइंट भी वही मैंने यहाँ लिख दिए। किसी भी चीज़ के फायदे होंगे तो ये पॉइंट आप लिख देना। कोई भी योजना हो सरकार की, कोई भी, उसमें ये 7-8 पॉइंट आप कम से कम लिख लेना, ठीक है। उसके बाद में ये कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों को वित्तीय एवं वास्तविक अर्थों में सामने लाते हैं कि क्या आपका टारगेट है, उसके आधार पे हम जो है वो कार्यक्रमों उपलब्धियों को वास्तविक एवं वित्तीय एवं वास्तविक अर्थों के में सामने लाते हैं। क्या टारगेट है, उस हिसाब से आपके कितने पैसे खर्च होना चाहिए और वास्तविक अर्थ क्या रहना चाहिए।
मंत्रालयों द्वारा धन की मांग के उद्देश्य व लक्ष्य स्पष्ट रहते हैं। संसद को बजट समझने में आसानी होती है। निष्पादन लेखा परीक्षा को अधिक उद्देश्यपूर्ण कारगर बनाता है। अब इनमें कोई पॉइंट है जो समझने का नहीं है? कुछ समझने का है इनमें? नॉर्मल सी वही बात बोली हुई है सारी की सारी। मेनली तो वही है, खर्चे का उद्देश्य नहीं है, मतलब प्राइमरी उद्देश्य आपका क्या है कि किस चीज़ पे आप फोकस कर रहे हो, खर्चा कितना है उतना है। फिर उसके बाद में इन चीज़ों का फ़ायदा हो रहा है, फिर अकाउंट ऑडिटिंग अच्छे तरीके से हो रही है, बजट आसान बन जाता है, सीधा सीधा उद्देश्य पता चल जाना चाहिए, बस इतना। और इसके दोष केवल आर्थिक पहलुओं पर केंद्रित है एवं सामाजिक पहलुओं की अवहेलना होती है। टारगेट जो रखे गए हैं उसमें सामाजिक पहलुओं को बजाय सिर्फ पैसे पे फोकस रखा जाता है, ठीक है। अब ये दोष नहीं है एक्चुअली में, जो मैंने शुरुआत से बोल रहा हूँ कि जो अच्छाइयाँ हैं उनमें दोष ढूंढना पड़ेगा आपको, है ही नहीं दोस्त तो ढूंढना पड़ेगा। अब इन्होंने बोल दिया सिर्फ आर्थिक पहलुओं पे, सामाजिक पहलुओं पे जोड़ नहीं दे रहे। घर बना रहे हो, अब घर में क्या सामाजिक पहलू देखा जाएगा, उस ठीक है। परिणामों के प्राप्त ना होने पे भावी आवंटन में कटौती का भार रहता है। अगर जो टारगेट रखा है वो नहीं मिला तो फिर आपको भावी आवंटन में कटौती हो जाएगी, सीधा साथ से। केंद्रीकृत प्रणाली रहती है। हाँ, इसमें सबसे बड़ी बात ये दोष ये आप याद रख सकते हो, इसमें ऊपर सेंटर से टारगेटेड रहता है सब कुछ, ठीक है। इसमें डेमोक्रेसी कम रहती है, विकेंद्रीकरण नहीं रहता है, केंद्र की तरफ से लक्ष्य आता है ऊपर की साइड से, तो ये केंद्रीकृत प्रणाली रहती है, इसलिए इसका वो व्यक्तिगत रुचि नहीं रहती है। इसमें सिर्फ लक्ष्य ही लक्ष्य हैं, वो कैसे भी अचीव करो हर हाल में, कोई व्यक्ति की रुचि। राजनीतिक उदासीनता, ये पॉइंट दोस्त हैं नहीं पर लिखने पड़ेंगे आपको कैसे भी करके, ठीक है। तो आप बताओ क्या होता है निष्पादन बजट? निष्पादन बजट, ओके, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? परफॉर्मेंस, ठीक है। टारगेट क्या है इसमें? जो उद्देश्य रखा गया है, लक्ष्य उन्मुखी लिख लीजिए की पॉइंट में, लक्ष्य उन्मुखी। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो टारगेट है उस पर फोकस करना है, उसके अलावा कितने पैसे खर्च हो रहे हैं इन पे फोकस नहीं करना है, ओनली किस पे? टारगेट पे फोकस करना है। एक लक्ष्य आपने डिसाइड कर लिया, एक तो ये पॉइंट हो गया। अब इसमें से इधर उधर का बना देना, बाकी दो नाम और याद कर लो, एक तो हूवर आयोग, ठीक है, हूवर, और ट्रूमैन राष्ट्रपति थे उस समय अमेरिका के, और अपना राष्ट्र इंडिया में 1958 में प्रशासनिक सुधार आयोग, ठीक है, ठीक है, प्रशासनिक सुधार आयोग वाला ये लिख लेना। बस ये निष्पादन बजट का है। इसके पॉजिटिव अगर आपसे कोई पूछे तो एक पॉजिटिव आपको पहला ये बोलना है कि पैसे का ध्यान नहीं दे करके लक्ष्य पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। लक्ष्य मिल जाता है तो सब उसके पीछे पड़े रहते हैं, टारगेट रहता है तो उसमें कंटिन्यूटी रहती है, संभावना रहती है। और कोई एग्जांपल बताओ क्या क्या फ़ायदा है इसके? ये सब पॉइंट बोल देना हर जगह, हर योजना में ही, ठीक है, ये इसके फ़ायदे बोल देना है। और अगर जब नेगेटिव बात आए ना तो नेगेटिव में आप ये बोल देना, एक तो भ्रष्टाचार वाला पॉइंट आप जोड़ देना, नेगेटिव में तो कहीं पे भी जोड़ सकते हो किसी भी योजना में, ठीक है। हाँ, उसके अलावा हाँ, ये केंद्रीकृत है, थोड़ा सा ये ध्यान रखता है। ओनली आर्थिक है, सामाजिक पे फोकस नहीं है, व्यक्तिगत कोई रुचि नहीं है इसमें, और लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती है तो पैसा जो है वो कटौती से संभावना रहेगी। और लास्ट पॉइंट कौन सा था? हाँ, राजनीतिक उदासीनता। एक बार लक्ष्य ट्राई कर दिया, पूरा फाइनल 1 साल का हो गया, बीच में क्या कोई चेंज नहीं होने वाला, तो फाइनल ये राजनीतिक उदासीनता, तो ये ध्यान रहेगा इसमें। और कोई टेंशन? उसके अलावा ये है अपना शून्य आधारित बजट। चलो अब इसे खुद पढ़ के देखो आप एक बार, पढ़ा जा रहा है? जूम करूं? इसके अंतर्गत प्रत्येक बजट का चक्र शून्य से प्रारंभ होती है, ठीक है, जीरो बेस बजटिंग। एक ऐसा बजट जो कि पूर्व में किए गए समस्त व्यवहारों को शून्य मानते हुए नए सिरे से भावी व्यवहारों के लिए बनाया जाता है, इसे शून्य आधारित बजट कहा जाता है। विश्व में इस बजट की शुरुआत यूएसए के जिमी कार्टर के द्वारा की गई थी, इसलिए इसे कार्टर बजटिंग कहा जाता है। इसके जनक जो हैं वो पीटर ए पायर हैं। इसके अंतर्गत बजट में सम्मिलित किए जाने वाले पहले कार्यक्रम योजनाओं की आलोचनात्मक समीक्षा की जानी चाहिए और शून्य से प्रारंभ करके संपूर्णतया दोबारा शुरू करना चाहिए, ये रहता है इसमें। वैसे तो कुछ समझने का है नहीं, जीरो ही तरीके से, ठीक है।
हमारे यहाँ शून्य बजटिंग बहुत कम होती है, रेयर ही होती है। जब सरकार बदल जाती है तो शून्य बजटिंग करती है। कभी कभी ऐसा होता है कि पुरानी योजना को बिल्कुल ख़त्म करो, अब उसकी जगह नई योजना लाओ। जैसे मोदी जी आए तो पहली जो योजनाएं थी, इंदिरा आवास योजना थी, ख़त्म करो, हम नया बनाएंगे हमारा, उसको जीरो करो, अब प्रधानमंत्री आवास योजना करेंगे, ठीक है। ऐसे ही 50 योजनाएं थी जो इंदिरा जी, सोनिया जी और उनके माता पिता के नाम पे थी, तो उनको जीरो करके और बिल्कुल नए सिरे से प्रधानमंत्री के नाम पे शुरू कर दिया गया उनको। तो वो किस में हो गया? जीरो बजटिंग में। तो पुरानी वाली की कैसी आलोचना की जाएगी, आलोचनात्मक करके, भाई इसमें ये कमी थी, इसमें ये कमी थी। नए वाले में भी कुछ चीज़ें वही थोड़ी बहुत ऐड की जा रही हैं, रखी जा रही हैं, बट उसको ख़त्म कर दिया जा रहा है। पुराने वाले को शून्य मान करके एक नए सिरे से किया जा रहा है, ठीक है, जीरो से शुरू किया जा रहा है। समस्त व्यवहारों को शून्य मानते हुए भावी फ्यूचर के हिसाब से बनाया जाता है, शून्य आधारित बजट कहा जाता है। इसके अंतर्गत बजट में सम्मिलित किए जाने से पहले प्रत्येक कार्यक्रम योजना की आलोचनात्मक समीक्षा की जानी चाहिए और शून्य से प्रारंभ संपूर्णतः दोबारा सिद्ध करना चाहिए। मतलब एक आप नई योजना लेके आ रहे हो, मतलब प्रधानमंत्री जी जब वहाँ बोले होंगे शुरुआत में, जब 2014 में पहली बार वहाँ पे संसद भाषण बोले थे, तो उन्होंने ये बोला था कि नरेगा बहुत ख़राब योजना है, इसमें गड्ढे ही गड्ढे करवा दिए गए हैं, उसका कोई उपयोग नहीं है, प्रोडक्टिविटी नहीं है। फिर भी वो ख़त्म करना चाह रहे थे, पर ख़त्म नहीं की उन्होंने, क्योंकि पता था इससे रोज़गार सृजन हो रहा है, तो ऐसे ख़त्म नहीं की जा सकती ये योजना, ठीक है, क्योंकि वो फिर बैकफायर कर जाती आते आते उन्हें। तो ये रहा इसके लाभ और कमी। कुछ लाभ नहीं है, कोई कमी नहीं है, वही नॉर्मल सी बात रहेंगी। इससे पहली बात तो लागत नियंत्रण में आसानी रहेगी। पहले फालतू के खर्चे हो रहे होंगे, किसी योजना में कमियाँ होंगी, अब हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। आजा होता है ना, आप भी करते होंगे कभी कभी, 2 महीने से पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते आपका टाइम टेबल बन नहीं रहा है, चलो अब मैं बिल्कुल नया टाइम टेबल बनाऊंगा। चाहो तो उसमें भी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट कर सकते थे, बोले नहीं अब बिल्कुल नया टाइम टेबल बनाऊंगा, ठीक है। तो पहले वाले में आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा था, लागत कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। बेटर है आप बिल्कुल सारी चीज़ें दोबारा से लिखी जाएंगी, तो जीरो बजटिंग कर दी। संसाधनों का कुशलतापूर्ण आवंटन, पुराने व अनुपयोगी कार्यों को आसानी से पहचान करके उन्हें खत्म कर दिया जा सकता है। विभागीय कार्य कुशलता में वृद्धि, ठीक है, विभाग के ऊपर बर्डन डाल दिया जाता है। वही फायदे नुकसान दोस्त तो वही रहेंगे, समय धन का अपव्यय, विभागीय कार्यभाग में वृद्धि, विभागीय समन्वय में कभी व्ययों का औचित्य अल्पकालीन दृष्टिकोण पर आधारित होता है, ठीक है। ये कमी दोष याद कर लेना, बाकी इनमें कोई ज़्यादा अंतर तो है नहीं, वही चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। अब यहाँ पे अंतर भी डाल दिया है मैंने दोनों में, ये हम देख लेते हैं क्या अंतर है। देखो, निष्पादन बजट जो है वो सरकारी जगह पे यूज किया जाता है, जीरो बजटिंग ज़्यादातर प्राइवेट में किया जाता है। तो केंद्र पे तो बहुत कम होता है, वो तो सरकार चेंज हो जाती है तब होता है। जीरो बजटिंग प्राइवेट में जब होता है, जब उनका लगा है कि ये प्रोडक्ट जो है वो पहले की तरह सेल आउट नहीं हो रहा है या पहले से डाउन होता जा रहा है, तो फिर वो नई स्ट्रेटजी लेके आते हैं कि पहले वाले को बिल्कुल ख़त्म करो, अब नए सिरे से शुरू करेंगे सब कुछ, ओके। संसाधनों के प्रभावी आवंटन पर आधारित है, ये संसाधनों के औचित्य पर आधारित है। उसकी प्रायोगिकता क्या है? औचित्य है उसका इम्पोर्टेंट, ये उसका प्रभावी आवंटन। इसमें उच्च प्रबंधकों द्वारा संचालित होना है, इसमें विभाग द्वारा इसे फोकस किया जाता है। परिणाम आधारित है और ये अनुपयोगी कार्यों को समाप्ति पे बल देता है, ठीक है। ये अंतर है, ये हो गया आपका। अब कुछ इसमें बचा तो है नहीं, हाँ ये सवाल है, आप देख लेना इस चीज़ में। बजटिंग की प्रोसेस तो मैंने आपको बताई दी थी, वो यहाँ पे डाली हुई है। बजटिंग प्रोसेस रेफर टू द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्वमेंट, प्लानिंग, फोरकास्टिंग, इम्प्लीमेंटिंग, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग एंड फाइनली एवेल्यूटिंग परफॉर्मेंस ऑफ द बजट। कुछ सब्जेक्ट वो शब्द बोले हैं, देख लो क्या क्या है। प्लानिंग, वैसे अपना आप जब वो पवेड पढ़ते होंगे तो पवेड में नॉर्मली एक शब्द आता है, तो उसके आधार पे भी ये सब चीज़ें कवर की जा सकती हैं। प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना सिस्टम से। बजट में थोड़ा सा ये है कि एवेल्यूएट करना, कंट्रोल करना, पैसे का आ जाता है, तो इस हिसाब से इम्प्लीमेंटिंग, मॉनिटरिंग, वही सब चीज़ है। पोस्ट कॉर बनाम पोस्ट कॉर, पी का मतलब ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड बजटिंग। तो यही वो चीज़ है बजट से रिलेटेड जब आ रही है, तो वो चीज़ें इस तरीके से प्रोसेस होती होगी। वो भी प्लानिंग होके एक विभाग से दूसरी विभाग में जाना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, नया संगठन बनाया जा रहा है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात कर रहे हैं। जो पहले से बना हुआ है उसमें ऑर्गेनाइजेशन बनाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। पहले से उसमें अगर व्यक्ति हैं तो उसमें नए हायरिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ लिखी हुई है इसमें, प्लानिंग करना, फोरकास्टिंग करना, इम्प्लीमेंट करना, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, फाइनल। तो ये बजट का मैंने बस ऐसे ही एक्स्ट्रा डाला हुआ था। बजटिंग में क्या होता है, प्रिपेयर करना होता है बजटिंग का, फिर क्रिएटिंग कॉस्ट कितनी होगी ये सब चेक करना होता है, फिर उसे डिपार्टमेंट को भेजना होता है। तो ये सवाल हैं, 4 सवाल, क्या आप सॉल्व कर सकते हो?
कर सकते हैं सॉल्व? निष्पादन बजट की आवश्यकता समझाइए, बताओ एक एक 2 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट बोल दो। थोड़ा सा घुमा फिरा के वो लाभ पड़े थे वही आवश्यकता पहला तो ये है कि इसमें पहला तो ये बोल देना ये लक्ष्योन्मुखी होता है, वो तो परिभाषा शामिल हो जाएगी। दूसरा, इसमें कितना पैसा है उस पर ध्यान देने की बजाय उद्देश्य पे फोकस किया जाता है। ओके, उसके अलावा वो सब शामिल, कार्यकुशलता, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, वो ये सब ये रह जाएगी। ठीक है, तो ये आप बोल देना तो फायदे इसमें। जेंडर बजटिंग क्या है, वैसे तो नहीं पूछना चाहिए, किसी एक जेंडर को ध्यान में रखते हुए टारगेट करते हुए बनाया जाता है। महिलाओं के लिए बनाया गया कभी तो वो जेंडर बजटिंग हो जाता है। इवन इस बार शायद हमारे राजस्थान में जेंडर बजट बनाया गया क्या, या लास्ट टाइम था? पिछली बार का महिलाओं को टारगेट करके बनाया गया था, जेंडर बजट बनाया गया था। इस बार का युवा बजट और कृषि बजट एक बार बनाया था, महिलाओं को टारगेट करके बनाया था, गहलोत जी ने बनाया हुआ था। उसमें बहुत सारी स्कीम्स में महिलाओं के लिए अलग से वो किया गया था। अभी तो युवा बजट और महंगाई के नाम से वो बनाया गया। इवन इफ इसको भी पिंक कलर यूज किया जाता है ना, तो पिंक कलर महिलाओं के लिए यूज किया जाता है नॉर्मली। अभी भी जो महंगाई राहत योजना है ना, महंगाई राहत योजना पूरा का पूरा पिंक कलर पे चल रहा है वो। ठीक है, वैसे तो महंगाई, लेकिन फोकस लेडीज पे यानी महिलाओं पे किया गया। जेंडर बजटिंग बोल सकते हो उसे। आउटकम बजट, निष्पादन बजट में अंतर संबंध क्या है छोड़ देना, बस इतना याद रख लेना। निष्पादन बजट क्या है? आउटकम बजट नॉर्मली वही प्राइवेट कंपनीज में ज़्यादा यूज किया जाता है, वो रहता है। शून्य आधारित बजटिंग से आप क्या समझते हैं, तो ये आप कर लोगे। ओके, अभी 3 टॉपिक हुए हमारे और ये अपनी अकाउंटिंग कंप्लीट हो गई है। कौन कौन से टॉपिक हुए हैं? पहला टॉपिक कौन सा था? अकाउंटिंग। दूसरा कौन सा था? ऑडिटिंग, अंकेक्षण। और पहला वाला लेखांकन। और तीसरा बजट। बजट वाले में सब टॉपिक शून्य एंड निष्पादन, जीरो बेस्ड बजटिंग, ZBBB एंड परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग। ठीक है, निष्पादन। ठीक है, अकाउंटिंग वाले के सब टॉपिक कौन कौन से थे? डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली सिस्टम। ठीक है, उसकी टेक्निकल एनालिसिस, एनालिसिस की टेक्निक्स और उत्तरदायित्व और सामाजिक लेखा। उत्तरदायित्व क्या होता था? क्या बोलेंगे परिभाषा अगर बोलेंगे? उत्तरदायित्व लेखांकन क्या होता है? कुछ केंद्रों को ध्यान में रखते हुए उन पे ही फोकस कर दिया जाता है। ठीक है, लागत पे ध्यान रखते तो मैं उत्तरदायित्व दे दी जाएगी कि ये तुम्हारा उत्तरदायित्व है, इसका लेखांकन तुम्हें करना है, तो वो उत्तरदायित्व लेखांकन। लागत उत्तरदायित्व कर दिया, व्यय उत्तरदायित्व कर दिया, लाभ उत्तरदायित्व कर दिया। ठीक है, 4 प्रकार मैंने बता रखे थे, उसमें 4 रख लेना, बाकी और भी होते हैं पर 4 रख लेना। उसके अलावा सामाजिक लेखांकन, ये अब दो तरीके से हैं। एक सरकारी तरीके से सच्चर कमेटी की बात बोलनी है कि सरकार जो योजनाएं चला रही है उनका लेखांकन वो हो जाएगा अपना सामाजिक लेखांकन। और दूसरा अपना एक पॉइंट जो बोलना था CSR वाला, जो प्राइवेट कंपनी है वो खर्चा कर रही है, वो अपना क्या कहलाती है? सामाजिक लागत। उसके बदले में उन्हें कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो अपना सामाजिक लेखांकन। फिर अपना ऑडिटिंग के सब टॉपिक कौन कौन से थे? मीनिंग एंड पर्पज। ठीक है, 4 थे। कौन कौन से थे? निष्पत्ति और सरकारी। निष्पत्ति क्या होता है? वही अभी परफॉर्मेंस बात कर रहे हैं। निष्पत्ति वो, इसमें भी फाइनल टारगेट पे ध्यान दिया जाता है कि लक्ष्य क्या है, उस पर ध्यान करके ही जो अकाउंटिंग की जा रही है उसमें। मैंने उसमें एग्जाम्पल जो बताया था अपना दिल्ली मुंबई से जो एक्सप्रेस वे बन रहा है, अगर उसका टारगेट रखा है 2024 का, 2 पार्ट होते हैं उसमें भी एक तरीके से निष्पत्ति में। एक तो डेट और एक पैसा, कितना पैसा खर्च करना है उसका भी एक टारगेट रख लिया। ठीक है, और डेट अगर 2025 तक का करना है तो उसका टारगेट रख लिया, और उसके बीच बीच में अकाउंटिंग करना और ऑडिटिंग करना ये रहता है। ठीक है, दक्षता और निष्पत्ति एक दूसरे के साथ मैच करते हैं, कार्यकुशलता भी बोलते हैं इसे। ठीक है, यस, इसके लिए मैंने कुछ की पॉइंट बताया था ना। एक इसी के लिए, इसके लिए तो बताया था 3E वाला, इकोनॉमी, एफिशिएंसी,
इफेक्टिवनेस, ठीक है। और इस दक्षता वाले के लिए 3 बताए थे मैंने। लो कॉस्ट वाला मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है, ये वाले पॉइंट बताए थे। तो इतना याद हो जाएंगे वो काफ़ी है। सरकारी वाला तो वो है ही, कैग आर्टिकल नंबर 148 से लेके 151। अगर आपसे पूछ ले कि कैग की स्वतंत्रता किस आधार पर निश्चित की जा सकती है, एक तो कार्यकाल निश्चित होना चाहिए, वो है उसका। एक वेतन उसका संचित निधि पे होना चाहिए, वो भी है। हाँ, उसके बाद में वो किसी भी पद पे नहीं लग जाना चाहिए, तो वो भी है। और एक अपना हटाना आसान नहीं है, ठीक है, हटाने की प्रक्रिया सेम एज दी सुप्रीम कोर्ट के जज के हिसाब से, ओके। एंड उसके अलावा कैग के कार्य अगर आपसे पूछे, कैग के कार्य क्या हैं? हाँ, वो वॉचडॉग तो है ही। जो भी सरकारी, अर्ध सरकारी या सरकार से प्राप्त सहायता वाली जितनी भी कंपनियां हैं, उन सब का अंकेक्षण करता है। अंकेक्षण की रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रपति को भेजता है, राष्ट्रपति उसे संसद में रखवाता है। पीएसी जो होती है उसके साथ में वो बैठता है, तो पीएसी का भी मित्र होता है, ठीक है, मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। ये आपके कैग के कार्य रहते हैं, ओके। हो गया तीसरा वाला अपना जीरो बजटिंग और निष्पादन बजटिंग वाला था, ये हो गया। सोशलॉजी पढ़ा देंगे, हाँ, विश्लेषण की तकनीकें रह गई, चलो वो रिवाइज कर लेते हैं। टेक्निक्स हैं, टेक्निक्स के नाम मुझे बताते चलो एक एक करके, फिर उनमें डिसाइड करेंगे। पहला तुलनात्मक, दूसरा समानाकार, ब्रेक इवन, ओके। चौथा उसके बाद में क्या नाम है? ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रवृत्ति। इसके 3 परसेंटेज, रेशियो एंड ग्राफ। उसके बाद में ड्यू पॉइंट, ओके। उसके बाद में रेशियो वाले कितने हैं? कौन कौन से? प्रोबेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी और एक्टिविटी, कार्य कुशलता, ठीक है, ये हुई है, ओके। लैप्स में याद कर लो, इन्होंने बताया लैप्स वाला, ठीक है। ये हो गया अपना, एल का मतलब क्या हो गया? लिक्विडिटी, ए का मतलब एक्टिविटी, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी और एस का मतलब सॉल्वेंसी वाला, ठीक है। समानाकार में 100 मान के, बी की में कोई लाभ कोई हानि नहीं, बराबर में। कैश देखा जाएगा, लिक्विडिटी उनके हाथ में डेली काम के लिए, और फंड उनकी बैंक में, जो बैंक में जमा है, और कैश वाला, दोनों को शामिल करके, ओके। ट्रेंड में परसेंटेज निकाला जाता है, एक रेशियो निकाला जाता है, अंतर कुछ भी नहीं है, दोनों ही सेम चीज़ें। परसेंटेज को तो आप 100 के एवरेज में बोल रहे हो, और उसको ओरिजिनल डाटा अनुपात वाले फॉर्मेट में बोल रहे हो, ठीक है। ग्राफ में 2 पॉइंट में, इसमें एक बस की पॉइंट ओनली मार्जिन याद रख लेना, ठीक है, मार्जिन के हिसाब से डिसाइड किया जाता है इनमें। रेशियो में प्रोबेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी एंड एक्टिविटी। सॉल्वेंसी में एक सबसे इम्पोर्टेंट जो बताया था, डेट टू एसेट, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ठीक है, ये ध्यान रखने का है। और कौन सा पॉइंट था इसमें पहले वाले चैप्टर में? दोहरा लेखांकन प्रणाली। दोहरा लेखांकन प्रणाली कौन कौन से पॉइंट है? 2 खाते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। दोनों 2 जगह लिखे जाएंगे, जहाँ से डेबिट हो रहा है दूसरी साइड में वो क्रेडिट वाले में लिखे जाएंगे। खाते के 3 प्रकार, व्यक्तिगत, वास्तुगत या वास्तविक एंड नाम मात्र के, ठीक है, ये रहेंगे। तो एक साइड में डेबिट रहेगा, एक क्रेडिट रहेगा, ठीक है। अगर जहाँ से व्यक्ति के लिए पैसा एक साइड से यहाँ से जा रहा है, तो अगर दूसरे साइड में दूसरा जो व्यक्ति होगा ए से जा रहा है, तो बी वाले के खाते में वो क्रेडिट में आ जाएगा।
इसके में यहाँ पे क्रेडिट में नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे डेबिट से निकल के यहाँ गया है, ठीक है। बैंक वाले में भी सेम होता है। आप बैंक में अपनी वो क्या होती है, वो क्या बोलते हैं, पासबुक भरवा के लाते हैं ना, तो उसमें एक साइड में 2 एंट्री होती हैं, उसमें भी डबल एंट्री होती है। बैंक की जो है उसके या तो डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, और आपके खाते में भी डबल एंट्री होती है उसमें, ठीक है। ये डबल एंट्री सिस्टम होता है। और इक्विटी में और डबल में कोई अंतर पूछ ले तो इसमें एक खाता प्रभावित है, इसमें 2, इसमें और ये पुरानी है, पारंपरिक है, और ये वैज्ञानिक पद्धति पे आधारित। ये सरल है और ये कठिन है। ये संकुचित है और ये व्यापक है। इसमें कोई भी काम कर ले और यहाँ पे अकाउंटेंट चाहिए होंगे, ये रहता है इसमें, हो गया। ऐसे ही कोई और सारणी बनाई थी हमने। क्या लेखांकन का उद्देश्य क्या बताया था, फायदे क्या बताए थे लेखांकन के? ये था फर्स्ट वाला, याद करना, फर्स्ट का फ्रॉडलेस, इम्प्रूवमेंट, रिकॉर्ड और टैक्स का रिमांड, ठीक है। और एक और था सबसे पहले जो निमोनिक्स बनाया था, RPSC था सर, RCSP, SCFRC, ठीक है। ये किससे रिलेटेड था? ये लेखांकन की डेफिनेशन के रूप में सर्विस एक्टिविटी, कमर्शियल, फाइनेंशियल, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड सी, अच्छा FRD डिसीजन मेकिंग, ठीक है, SCFRD, ठीक है। तो ये अपना क्या है परिभाषा। अगर लेखांकन की कुछ भी पूछ ले, दोहरा लेखांकन की भी पूछे तो ये परिभाषा लिख के इसके बाद में वो डेबिट एंड क्रेडिट वाला पॉइंट लिखना होगा। पहले ये परिभाषा लिख देना, उसके बाद में दोहरा लेखांकन प्रणाली में 2 पक्ष होते हैं, एक हिस्सा जो होता है वो डेबिट वाला और एक क्रेडिट वाला होता है, ठीक है। तब उसमें लिख देना आपको, पहले ये पॉइंट जरूर शामिल कर लेना उसमें, ओके। ये रहेगा। और तो क्या ही रह गया, हो गया। उसमें जो चरण बता दो, चरण 4 थे। रिकॉर्ड करना, क्लासिफिकेशन करना, समराइज करना एंड प्रस्तुति करना या प्रेजेंट करना, इस तरीके से, या इंटरप्रेट करना, ठीक है। ये वाला जो है उसके 4 चरण हैं उसके। हाँ, क्या पूछ रहे हो? सर ये आपने एक जगह वो परिणामात्मक बताया था, वो गलत था सर। उसकी जगह वो परिमाणात्मक होना चाहिए, मतलब नहीं, दोनों चीज़ें हो रही हैं उसमें। एक तो क्या है कि ये क्वांटी बेस्ड में है, तो क्वांटी वाली तो हम कमर्शियल वाले में कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड करने के लिए इसे परिणामात्मक करना पड़ेगा हमें। बाकी चीज़ें हम परिमाण वाली जो चीज़ें हैं ना, वो हम पहले ऑटोमेटिक कर ही रहे हैं। जब कमर्शियल एक्टिविटी आ रही है या अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटी आ रही है तो उसमें पैसे की ही बात होगी, डाटा की ही बात हो रही है। तो इसलिए हमने वो उस पॉइंट को मैंने परिणामात्मक करवाया था, रिजल्ट ओरिएंटेड वाला करवाया था। ये सर जो आपने वो प्रिंसिपल बोर्ड वाली डेफिनेशन लिखाई थी ना सर, तो इसकी अमेरिकन की 3 जगह, एक तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट से आई थी, एक अमेरिकन अकाउंट एसोसिएशन से आई थी, एक आपने जो दी थी अमेरिकन अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड वाली। इसमें ये कंसीक्वेंशियल लिखवाया था आपने, जो परिणामात्मक, तो उसमें प्रिंसिपल बोर्ड वाले में सर वो क्वांटिटेटिव लिखा हुआ है एनसीईआरटी को। उसमें हमारी परिभाषा में क्या लिखा हुआ है? हमारी में सर कंसीक्वेंशियल लिखा हुआ है। एक सेकंड, हमारी वाली जो देखते हैं ना, परिणामात्मक का लिखवाया था हमको सर। उस वाली जो उसमें क्वांटिटेटिव क्या है, अपनी वाली जो परिभाषा लिखाई है हमने, लेखांकन क्वांटिटेटिव ही लिखा हुआ है आपकी जो। ओके ओके, सर उसमें लेकिन हाँ तो ठीक है, ये परिणामात्मक वाला ये रख लेना। एंड अच्छा, क्वांटिटेटिव वाला है इसमें, हाँ सर आपने परिमाण वाला है इसमें, परिमाण वाला है। परिमाण वाला है, ओके ठीक है। तो वो पॉइंट कोई इश्यू नहीं है, इस चीज़ का परिमाण वाला रख लेना इसकी परिभाषा के रिलेटेड में। बाकी रिजल्ट ओरिएंटेड तो है ही, परिणामात्मक तो है ही पूरा ये सिस्टम, क्योंकि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट लास्ट में तो देना पड़ेगा ही, तभी तो आप डिसीजन मेकिंग कर पाओगे आपके, अगर रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहा तो, ठीक है। तो ये पॉइंट अगर परिणामात्मक लिखा हुआ है तो मैंने सही लिखा है उसमें, अपने नोट्स में सही लिखा हुआ है परिणामात्मक, ठीक है। एंड इसमें रिजल्ट ओरिएंटेड वाले पॉइंट को आप ऐड करके रखना, अगर ऐड नहीं है तो ऐड करके रखना। बाकी उसमें लिखा हुआ है ना, व्यवहारिक क्रियाओं से आर्थिक निर्णय, तो वो ऑटोमेटिक रिजल्ट ओरिएंटेड हो गया। ये परिभाषा में लिखा हुआ है ना, परिभाषा में नहीं सर, वो की पॉइंट में क्वांटिटेटिव लिखा हुआ है, वैसे हिंदी में उसको परिमाणात्मक लिखा है। सर ये एनसीईआरटी देख लो उसमें क्या शब्द लिखा हुआ है। क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव का तो मतलब हो गया परिणाम, परिमाण। हमने हाँ, अपने परिमाण। principles board के हिसाब से लिखी है ना। हाँ परिमाण, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वांटिटेटिव,
थर्ड पॉइंट। और परिणाम वाला जो हो गया वो रिजल्ट ओरिएंटेड। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखना है आपको, रिजल्ट ओरिएंटेड वाला भी। ठीक है, रखना है। और ये क्वांटिटेटिव तो वैसे भी ऑटोमेटिक हो जा रहा है, पर उन्होंने परिणामात्मक ही होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर लिखा है इंटेंडेड टू बी यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस, तो हमें डिसीजंस बनाने हैं, इसीलिए तो परिणाम। वो डिसीज वाला अलग से पॉइंट रख दिया ना हमने, इसलिए वो अलग से रखने, वो डिसीजन मेकिंग वाला पॉइंट रखा है ना हमने, FD डिसीजन मेकिंग आ गया ना, तो इसलिए वो रिजल्ट वाला वो नहीं रखना, इन्होंने ऐसा बोला है। ठीक है, बाकी वो फाइनेंशियल भी है और कमर्शियल है, तो ऑटोमेटिक ही क्वांटिटेटिव होगा ही होगा वो। ठीक है, वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, डाटा तो है ही उसमें। फिर परिभाषा में उन्होंने ये शब्द लिखा है, तो यही मैंने अपनी किताब में भी लिया, उसमें नोट्स में भी लिखा है, तो यही याद कर लेना, फिर कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, ये रख लेना उसमें। और अभी हो गए, ये टॉपिक तो छोटा सा ही था आपका, आधे घंटे का टॉपिक था। अब कुछ बात करनी हो तो कर लो, नहीं तो छोड़ दो क्लास को। सोशलॉजी कल से कर लेंगे, इसी हफ्ते में पूरा कर देंगे। 4 चैप्टर हैं उसके सोशलॉजी। सर आपने ऐसे अच्छे नोट्स और भी किन सब्जेक्ट्स के बना रखे हैं? हाँ, सबके ही है। मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे। अभी हम कुछ कर रहे हैं, उसमें पूरे नोट्स दे ही देंगे, मार्केट में निकाल के दे देंगे। अभी मेरे हैंड रिटन नोट सोशलॉजी में हैं, एंड राजस्थान ज्योग्राफी की बुक आपने देखी होगी शायद, इकोनॉमिक सर्वे की देखी होगी, एक लॉ वाले चैप्टर भी अपने नोट्स हैं एक, और स्पोर्ट योगा के हनुमान सर वाले लेक्चर हैं हमारे, उनकी भी सेम इसी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, उन्होंने भी हैंड राइट करके ही बनाया हुआ है। ठीक है, देखो सोशलॉजी में अब जब हम पढ़ेंगे ना, कल देखेंगे वैसे तो समाजशास्त्र, 4 चैप्टर रहेंगे उसमें टोटल। ठीक है, पहला रहेगा जाति वर्ग का। ठीक है, जाति एंड वर्ग, ये सबसे बड़ा चैप्टर रहेगा, शायद 2 दिन लगे। दूसरा कुछ परिवर्तन की प्रक्रियाएं हैं, जिसमें उन्होंने 4 प्रक्रियाओं के नाम लिया है, लेकिन 5 में पूछी थी तो वो इसी से रिलेटेड है ना, वो तो इसी में ऑटोमेटिक हो जाता है। संस्कृतिकरण, ग्लोबलाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन एंड लौकिकीकरण। ये ग्लोबलाइजेशन हो गया, ये वेस्टर्नाइजेशन हो गया, एंड सेकुलराइजेशन। ठीक है, ये संस्कृताइजेशन का है। ओके, उसके बाद तीसरा टॉपिक जो था उसमें बहुत सारी सामाजिक समस्याएं, ये भी काफ़ी बड़ा टॉपिक है, सामाजिक समस्याएं। अब इसमें हम भी कैटेगराइज करेंगे, एक्चुअली में उन्होंने सीक्वेंस में लिखा है, हम महिलाओं वाले को अलग पढ़ेंगे, उसके अलावा आर्थिक समस्याओं को अलग पढ़ेंगे, राष्ट्रीय समस्याओं को अलग पढ़ेंगे, और एक अपना एक जिसे हम बोलते हैं बनरलेबर, क्या बोलते हैं, वल्नरेबल। ठीक है, ठीक है, उसमें अपने दिव्यांग एंड बालक और वृद्ध, ये 3 लोगों को अलग से रखेंगे। ओके, जो भी है, ऐसे बोलने में दिक्कत आती है कंटिन्यूएशन। और चौथा जनजातियों की समस्याएं रहेंगी। ओके, सेम 48 या 50 पेज की PDF है, मैं दे दूंगा, ये प्रिंट निकाल के आपको दे दें। मैं तो अभी दे दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे तो अभी तैयार है, इसमें 1 सेकंड लगती है, वो तो तैयार PDF में। बुलाओ अभी उन्हें, बोलो। सर मैनेजमेंट की भी एक दो सर कुछ तो करो सर। पहले ऐसे लगा था ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग इतना डिफिकल्ट है, पर अभी ये 48 पेज की है PDF, ये कंप्लीट PDF है अपनी, इससे बाहर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही मुझे लग रहा था जब मैंने पढ़ा नहीं था, फिर क्योंकि दूसरे सर भी पढ़ा रहे थे, वो भी बहुत टाइम लेके पढ़ा रहे थे, मैंने कहा यार ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा, इसे सिर्फ जितना आसान करेंगे उतना बेटर रहेगा चीज़ों को। ठीक है, क्या चीज़, अभी यही सब्जेक्ट गलती से मैंने हमारे पढ़ाने के लिए चार्टर्ड अकाउंट को करवा दिया, एक बार मैंने बोल दिया। 25 घंटा पढ़ा के पूछ रहा था मैं उनसे कि सर कितना हो गया, बोले सर आधा हुआ है, तो मैंने अभी और कितना है, बोले 30 घंटे और लगेंगे। मैंने हाथ जोड़ दिए, मैंने जाओ आप रहने दो। जर्नी बाद में, कभी कुछ जर्नी है ही नहीं अभी तक। कोई चैनल वैनल नहीं है, तो जर्नी वर्नी कुछ नहीं है, चलती रहती हैं चीज़ें। ठीक है, ये अपना सोशलॉजी वाला हो गया। एक इनसे बोल दो आप जिनको भी बुलाना है। बाकी अभी इसके बाद क्लास है कोई साइंस की? टेक में कौन सी सब्जेक्ट चल रही है बताओ? कंप्यूटर हो गया, IT वाला, नैनोटेक हो गया, हो गया। बताओ नैनोटेक किसने दिया था नाम? नाम किसने दिया था?
वो आराम से बोलो। सर रिचर्ड फाइनमैन FDY नहीं, वो उसने तो जो है वो जनक बोला जाता है, और उन्होंने बस शुरुआत में एक भाषण दिया था अपना। plenty of space at the bottom. हाँ, अभी तो बस शुरुआत है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है उसमें, ठीक है। उसके बाद जापानीज थे, नागागुची उन्होंने जो है इसके बारे में बोला था 10⁻⁹ -9 अपना नैनो होता है। क्या देखा जा सकता है नैनो पार्टिकल को? नहीं सर, नहीं, ऑलमोस्ट नहीं देखा नहीं जा सकता, नग्न आँखों से कभी नहीं देखा जा सकता। इवन स्कोप के माध्यम से, टेलीस्कोप से भी बहुत रेयर देखा जा सकता है, उतना नहीं देखा जा सकता उसमें। कोई एग्जांपल बताओ आप, कोई अच्छा सा नैनो टेक्नोलॉजी का आप जो यूज कर रहे हो, ऐसा कोई एग्जांपल। ये कर रहे हैं जो नैनो, मोबाइल ऐसे फोल्डेबल वाले ना, ये नैनो लिक्विड फील्ड आता है तो उसी की वजह से। अच्छा अच्छा, और सॉक्स आते हैं, शौक आने लग गए हैं, सॉक्स आते हैं सर बनियान आती है एंटीबैक्टीरियल, उसमें नैनो पार्टिकल आने लग गई हैं। और टी-शर्ट्स भी आती है सर। नहीं, अगर ऐसे शौक आते हैं तो अच्छी बात है, फिर उनमें बदबू नहीं आने वाली है कभी भी, है वो कभी भी नहीं आएगी। नॉन श्रिंकेबल कपड़े आते हैं सर उनमें। अच्छा, इसमें टॉप टू बॉटम, बॉटम टू डाउन कर कोई अप्रोच होती है? क्या है इसमें, क्या क्या स्टेज है? इसको तोड़ के छोटी कर दिया जाए और एक छोटी चीज से धीरे-धीरे कितनी बड़ी चीज बने। कितनी उसमें स्टेज है जाए? 3-4 स्टेज बताई होंगी, किस तरीके से तोड़ना है, हैं? 4 स्टेज बताई होंगी। सबने पढ़ा है भाई, आरएस दिया है। ओके ओके, चलो बढ़िया है। और नैनो टेक्नोलॉजी कोई ऐसा प्रोमिनेंट एग्जांपल बताओ जो आपसे फ्यूचर बहुत कुछ करने वाला हो, कोई ऐसा मतलब एग्जांपल एआई से रिलेटेड करके बताओ। कार्बन नैनो ट्यूब, हाँ ये भी ठीक है। ग्राफीन है। देखो, फ्यूचर में 3 चीज़ मिलके ही आपका पूरा एक लाइफ चेंज करने वाली है। नैनो टेक्नोलॉजी, AI बोल लो, चलो उसे साथ में, या IT बोल लो इस चीज़ को, एक अपना बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, या इसे IT बोलूँगा मैं, ठीक है। ये मिल कर के आपकी पूरा लाइफ चेंज कर देंगे आने वाले फ्यूचर में। क्या क्या करेंगे अभी ये नहीं पता है, ठीक है। CRISPR-Cas9 आ जाएगा तो बहुत सारी चीज़ों की CRISPR-Cas9 से वो समस्या सॉल्व हो जाएगी। अब देखो फ्यूचर में क्या होता है, बहुत कुछ चेंज होने वाला है। प्रोटीन है, उससे कैंसर जैसी समस्याओं का भी हल ढूंढा जा रहा है। क्या पता आदमी को एलिमिनेट करने का ही ऑप्शन देखा जा रहा हो। टेक्नोलॉजी के साथ में बहुत नुकसान। चलो नैनो टेक्नोलॉजी से पूछता हूँ आपसे और सवाल, आपने कर लिया है नैनो टेक्नोलॉजी तो। टेक्नोलॉजी कर तो लिया ही है, चल रही है क्या? ये स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया क्या? डिफेंस नैनो हुआ है, IT चल रहा है, ओके। यही हो गया ना, RFID हो गई, रेडियो फ्रिक्वेंसी, ओके। इसकी जो 4 चरण होते हैं वो होते हैं, अगर कोई को बॉटम टू डाउन करना हो नैनो टेक्नोलॉजी में, पहला होता है इमेजिंग करना, दूसरा होता है फैब्रिकेट करना, फिर होता है असेंबलर करना, एंड देन प्रोडक्ट डिज़ाइन करना। 4 चरण रहते हैं इसमें। पहले पढ़ी होंगी, बहुत पहले थी, अभी तो शायद वो मिलेंगी नहीं मुझे। अभी है एक ऑफिशियल चैनल है, बट वो एक्टिव रहता है, उतना ही रहता है। न्यू इंडिया ना भारत निर्माण से ही है अभी, तो उतना ही रहता है उसमें। अपना मोस्टली एप्लीकेशन पे रहता है, तो उस हिसाब से चलता है। ओके, पॉलिटी, उसके अलावा कौन कौन से सब्जेक्ट चल रही हैं?
पवेड चल रही है, और ethics। पवेड हो गई होगी तुम्हारी अभी। नीचे वाले इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो सारे हो गए। नीचे वाले इम्पोर्टेंट है ऊपर वाले हैं? नीचे वाले अच्छा से टॉपिक, सब पढ़ के आते हैं, ऊपर से भी सब पढ़ के आते हैं, क्वेश्चन नीचे से आते हैं। हाँ क्वेश्चन नीचे से आते हैं, लेकिन कुछ बेसिक क्वेश्चन पहले चैप्टर से और दूसरे चैप्टर से आते हैं। उल्टा शुरू। हाँ और नीचे वाले सबसे सरल चैप्टर हैं एक्चुअली में, पहले वाले कठिन है बहुत सारे, तो उनसे देख के थोड़ा सा अजीब लग जाता है उन्हें देख के पहली बार में। चलो बढ़िया है, सोशलॉजी में करा दूंगा आपको, अगले 6 दिन के अंदर वो तो हो जाएगा आपका। हाँ सर। मैनेजमेंट बाद में कराऊंगा, अभी नहीं। बस करा देना सर, आप चाहे बाद में करा देना। अभी चलेगा ना आपका बैच? नहीं सर, ये चलेगा 45 days का सर, है। चलेगा। चलेगा ना बैच तो कर। अच्छा यहीं पे हो अभी इस साइड? अब जाएंगे। चलो फिर तो ठीक है, तब करा देंगे मैनेजमेंट का। बाकी सर होंगे अगर मैनेजमेंट कराने वाले तो वही कराएंगे। इजी तो लगने लगेगा कम से कम, काउंटिंग ऐसे लगता है। अभी एक चीज़ तो फील हो जाएगी आपको कि भाई ऐसा लग रहा होगा अकाउंटिंग ऑडिटिंग एक ट्रिप्स पे है ऐसा। छोटा और लग रहा है। अच्छा कवर सा हो रहा है, मतलब ऐसा अजीब तो नहीं लग रहा है कि भाई उससे पहले सिलेबस देखने पे डर लगता होगा। 1-2 क्लास लेके रख देते थे कभी नहीं। कैसा लगता था? दूसरी कोचिंग के नोट्स में जो सब पढ़ रहे हैं, हाँ नहीं आएगा समझ में। सर पीछे बढ़ जाते हैं देख देख। हाँ, सर उसको देख के तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्वाधिकार देख देख के, आंसर को देख देख के ना फिर रख दिया है, पता नहीं क्या चल रहा है। हाँ वो कंप्लीट नहीं किसी भी कम कोचिंग वाले के नहीं। इवन इफ सोचलॉजी भी देखोगे ना, उनके किसी के भी कंप्लीट नहीं है। सोचलॉजी आपको 6 दिन में पूरी याद हो जाएगी, रट जाएगी, पूरी की पूरी याद हो जाएगी, उसमें आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैनेजमेंट भी कराएंगे लोग, मैनेजमेंट का भी देख लेंगे 10-12 दिन बाद, 15 दिन बाद में कर लेंगे। ठीक है तो अभी ऑफ करते हैं क्लास को, अब क्या कर बात करें बस। ठीक है आप घूम लो थोड़ी बहुत देर के लिए। जी बिल्कुल।